आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी कारी अब्दुल रहमान को। कारी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। हत्या का सीसीटीवी भी आ गया है। आतंकी संगठन लश्कर का फाइनेंसर था कारी अब्दू, जो जानकारी मिल रही है। और देखिए ये सीसीटीवी आ चुका है जब हत्या की गई। आतंकी संगठन लश्कर का फाइनेंसर था कारी अब्दू और हाफिज सईद का करीबी माना जाता रहा कारी अब्दू, जिसकी हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और हत्या कर दी। कराची में ये घटना हुई है, वारदात हुई है। अज्ञात हमलावर आए और गोली मार दी गई। कारी अब्दू को मौत के घाट उतार दिया गया है। कारी अब्दुल रहमान की जो हत्या का वीडियो है, सीसीटीवी वीडियो है, वो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी वीडियो की, जो सामने आया है जब हत्या को अंजाम दिया गया कुछ अज्ञात हमलावरों की ओर से। उसके बाद पॉइंट ब्लैंक पर देखिए कैसे गोली मारी गई है, हत्या की गई है। कारी अब्दुल रहमान बताया जा रहा है कि किस तरह से शॉप पर मौजूद थे और जैसे ही ऊपर उठते हैं वैसे ही पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी गई है। और ये हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। लश्कर तैयबा का फाइनेंसर भी था कारी अब्दुल रहमान। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद का करीबी माना जाता रहा। हाफिज सईद के साथ कई मंचों पर ये दिखाई भी दिया और हत्या का अब सीसीटीवी सामने आ चुका है। कारी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। तो भारत के दुश्मनों का बुरा हाल, पाकिस्तान में भी जा रही है जान। जी 31 मार्च 2025 कारी अब्दुल रहमान जो कि हाफिज सईद का करीबी था, उसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया, जिसकी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद का काफी करीबी व्यक्ति माना जा रहा था। 15 मार्च 2025 अबू कताल हाफिज सईद का यह भतीजा, जिसकी हत्या कर दी गई। 14 अप्रैल 2024 सरफराज तांबा सरबजीत का हत्यारा, इसकी भी हत्या हो गई। वहीं मार्च 2022 में जहूर इब्राहिम जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी था, उसकी हमले में हत्या कर दी गई। मार्च 2023 में बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, जिसकी हत्या कर दी गई। वहीं मई 2023 में भी परमजीत पंजवार जो कि खालिस्तानी आतंकी था, उस पर हमला हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। 9 नवंबर 2023 को अकरम गाजी लश्कर का पूर्व आतंकी था, इस पर हमला हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। वहीं 5 नवंबर 2023 को ख्वाजा शाहिद जो कई आतंकी हमलों का आरोपी है, उसकी हत्या कर दी गई। सितंबर 2023 रियाज अहमद डांगरी हमले का मास्टरमाइंड, ये भी निशाना बनाया गया। 28 सितंबर 2023 जियाउर रहमान जो कि लश्कर का आतंकी था, उस पर हमला हुआ। 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ पठानकोट हमले में शामिल था, उसकी भी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। और 13 नवंबर 2023 को रहीमुल्लाह तारिक जो कि मसूद अजहर का करीबी माना जाता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार इस तरह के सिलसिलेवार हमले होते रहे। अज्ञात हमलावरों ने जिस तरीके से, खासकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो टेरर नेटवर्क चलाने वाले जो आका हैं, उनके करीबी निशाने पर रहे। एक और मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जो हत्या हुई है वो है अब कारी अब्दुल रहमान की। ये करीबी बताया जा रहा है, हाफिज सईद का उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है और टॉप जो फाइनेंसर है लश्कर में, इसको माना जाता है। ये कराची के लांडी इलाके में हत्या की गई है 3 अननोन गनमैन्स की तरफ से। इस शूट आउट में एक जो अब्दुल कारी है, उसका पिता जो है वो घायल हुआ है। वहीं खुद कराची पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि कारी अब्दुल रहमान पर गोली चलाई गई और उसकी मौके पे ही मौत हो चुकी है। उसके पिता को इस वक्त उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया है। कारी अब्दुल रहमान की अगर डिटेल निकाली जाए तो जो हमारे पास सूत्र है, वो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये टॉप फाइनेंसर था लश्कर का और साथ में काफ़ी करीबी जो है हाफिज सईद का माना जाता है। 3 अननोन गनमैन आते हैं, उसके बाद इस कारी के ऊपर एक के बाद एक जो गोली है वो चलाई जाती है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान में अननोन गनमैन की तरफ से जो हाफिज सईद का राइट हैंड था अब्दुल कताल, उसको भी मारा गया था। वो NIA की चार्जशीट में था, जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क्स को चलाता था। लेकिन अब हाफिज सईद का जो टॉप फाइनेंसर है उसको अननोन गनमैन ने टारगेट किया है। 3 लोग बताए जा रहे हैं और उनमें से ये बताया जा रहा है कि ये कराची का लांडी इलाका है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है।
बिल्कुल अंकित, लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि इन आतंकियों की पाकिस्तान में ही कब्र खुद रही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बड़ी खबर आ रही है। बुधवार को लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल और इसी सत्र में पास कराने की भी कोशिश की जाएगी। विपक्ष वक्फ बिल पर कर रहा है विरोध और इसी के साथ AIMPLB का भी बिल के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सरकार की नीति है कि इसी सत्र में इसे पास करा लिया जाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या है पूरा अपडेट और किस तरीके का सरकार की रणनीति है इस बिल को लेकर? देखिए, सरकार बार बार ये कहती रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो मुस्लिमों के हित में है और खासतौर से उन गरीब मुसलमानों के हित में जिनका हक मारा गया है। और ऐसे में सरकार ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार हर हाल में इसी सत्र में लाएगी और पारित कराएगी। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे थे कि क्योंकि जो मौजूदा सत्र है उसमें सिर्फ 4 कामकाजी दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है, कि बुधवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जिसपे इसे चर्चा कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि इस बिल को इसी सत्र में पास करा के इसे कानून की शक्ल दी जाए। और जिस तरह से लगातार JDU और TDP का भी सरकार को साथ है, तो इससे कोई बड़ी मुश्किल सरकार को नजर नहीं आ रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक जानकारी और मिली है कि इस संबंध में आज शाम को भी एक बैठक होने वाली, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे और उस पर यह तय किया जाएगा कि इस बिल को लेकर कैसे आगे बढ़ना और कैसे इस बिल को पास कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद। आनंद बता रहे थे कि आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें रणनीति तय की जाएगी और इसको पास कराने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और वहीं आज ईद के दिन भी कई शहरों में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। AIMPLB की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। TV9 रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे ने इन तमाम मुद्दों को लेकर बात भी की है। वक्फ बिल को लेकर उनकी राय जानी है। वक्फ बिल पर बनी JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल से बात की है हमारे संवाददाता ने। इस बात को आप पहले सुनिए। वक्फ विधेयक पर बनी JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, ईद की नमाज कई जगह मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी है, लेकिन उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ जो है हाथ पर काली पट्टी बांधी है, ईद मनाई है, काली पट्टी बांध के और नमाज पढ़ी है। उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के अल्पसंख्यकों को झूठ बोल करके अलविदा की नमाज के दिन भी काली पट्टी बांधने की बात कही गई। आपने देखा ओवैसी ने कहा मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पे बांध रहा हूँ। आखिर क्यों? अभी तो वो अमेंडेड जो वक्फ का कानून है सदन में आया भी नहीं है। आखिर कौन सा क्लाज है जो वक्फ के बेहतरी के बजाय वक्फ की प्रॉपर्टी को कहीं नुकसान करने वाला है? लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला पूरे देश को गुमराह करके इसको सियासी अखाड़ा या इसको सियासी एक तरह से सियासत दे रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, फिर चले गए बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देने, अब चंद्रबाबू नायडू पे दबाव डाल रहे हैं। आखिर क्यों ये इस तरह से झूठ बोल करके बदअमनी क्यों पैदा करना चाहते हैं, गुमराह करके अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहते हैं? सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस वक्फ बिल को इसलिए ला रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं कि वक्फ का फ़ायदा जो भी गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, ख़वातीन को, अनाथ बच्चों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा उन्हें मिले, न कि मुतवल्ली को, केयरटेकर को या वक्फ बोर्ड के लोगों को, हलकारों को, अधिकारियों को मिले। लेकिन इस बिल को सांप्रदायिक बताया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो BJP और RSS का एजेंडा है। नहीं, अगर बिल सांप्रदायिक है तो हमसे बहस कर ले। वो तो 6 महीने हमारे साथ थे, अंदर की बातें तो वो सब उन्होंने सुनी है। एक एक विटनेसेज पे, एक एक प्रोसीडिंग्स में, वोटिंग तक पे उन्होंने हिस्सा लिया है। वो नहीं कहते, केवल जज्बात भड़का रहे हैं ओवैसी साहब कि हमारे ऊपर हमला है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही, मस्जिदों पर चलाई जा रही, ईमान पर चलाई जा रही। साफ कर दिया किरण रिजिजू साहब ने कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौजूदा जो संसद सत्र है उसमें 4 कामकाजी दिन बचे हैं। आप चाहते हैं कि जिस बिल पर आपने इतनी मेहनत की, इतनी बैठकें की, इतने दौरे किए, वो बिल इसी सत्र में कानून बन जाए? देखिए, हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई और गृह मंत्री जी ने कहा है सरकार लाने को, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता होती है। अगले 4 दिन बहुत हैं, जैसे वो कल से हाउस शुरू होगा, जब एजेंडा में रखेंगे उस दिन वो। और एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के मलाड में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। आपको बता दें, इस खबर के बारे में जानकारी मिल रही है। पठानवाड़ी इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए और फिर हिंसक झड़प हुई है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि
भगवा झंडा फहराने पर हमला हुआ। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि नमाज के वक्त जय श्री राम के नारे लगाए गए। कार्रवाई न होने पर बजरंग दल के आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो मलाड में दो गुट आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़पें हुई हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का ये आरोप है कि भगवा झंडा फहराने पर हमला कर दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जब ईद की नमाज हो रही थी तो उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब बजरंग दल की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए कैसे धक्का मुक्की की स्थिति बनी है, माहौल खराब करने की कोशिश हुई है और दो गुटों में आपस में झड़प हुई है, दो गुट आपस में भिड़ गए। इधर दरभंगा में कलश स्थापना कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर अचानक से एक घर की छत से पथराव होने के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। नवरात्रि के पहले दिन हुई पत्थरबाजी की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार के दरभंगा में माहौल को खराब करने की कोशिश की। देखिए इस घर की छत से कैसे बड़े बड़े ईंट के टुकड़े और पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये कोई 1, 2 या 3 नहीं है, बल्कि इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के केवट गामा पंचायत के पछियारी गांव में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना कर श्रद्धालु घर लौट रहे थे। इस दौरान अचानक से घर की छत से पथराव होने लगा। इसके बाद वहां पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें घर की छत से कई लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं के बीच गिरे पत्थरों से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागकर जान बचाने लगे। गांव के लोगों ने देखा कि एक घर की छत पर जमा हुए कुछ लोग पथराव कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मोहम्मद अलाउद्दीन की छत से पत्थर फेंकने का आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। इस इलाके में होली के दिन भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अब खबर मेरठ से है। ईद के दिन यूपी के मेरठ में जबरदस्त बवाल हुआ है। बच्चों के विवाद में दो गुटों के बीच पथराव भी हुआ है। दोनों गुटों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। कई थानों की फोर्स को भी इस मौके पर पहुंचाना पड़ा और खास तौर पर 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि देखिए कई थानों की फोर्सेस को भी यहां पर बुलाना पड़ा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों की लड़ाई में लगातार ये विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद दो गुटों में आपस में झड़प भी हुई। और वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप यह है कि पुलिस ने नमाजियों को ईदगाह जाने से रोका और इसके बाद नमाजियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाईचारे की नमाज से पहली ईद के मौके पर मुरादाबाद से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हुई। हंगामे की खबर के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा भी मौके पर पहुंची और प्रशासन पर सवाल उठाए। यहाँ पर आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें ईदगाह जाने से रोक रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। नमाज पढ़ने से लोग रह गए थे, दोबारा नमाज कराई जा रही, कोई मामला नहीं है। सब प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो रहा है। ईदगाह में जगह नहीं होने के कारण पुलिस भीड़ प्रबंधन में लगी थी और एक शिफ्ट की नमाज होने के बाद दूसरी शिफ्ट में नमाज कराई गई। जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है, भाई लोगों, जमात तैयार है, आप लोग ईदगाह में जाएं, दोबारा नमाज हो रही है, नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है और जिन लोगों ने नमाज पढ़ ली है, आराम के साथ लोग घरों को जाएं। और ईद पर अखिलेश यादव का भी बड़ा आरोप सामने आ गया है। त्योहार मनाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। इस तरह की बैरिकेडिंग पहले कभी नहीं की गई। बीजेपी संविधान का पालन नहीं कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, पुलिस ने मुझे ईदगाह जाने से रोका है। मुझे रोकना तानाशाही है या इमरजेंसी? पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने
कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं। ईद के मौके पर संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। संभल के लोगों ने यह दुआ मांगी है कि पहले जैसी हिंसा कभी न हो और अमन शांति बनी रहे। आज ईद मनाने के लिए संभल में हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। संभल में पिछले 4 महीने से हिंसा के बाद से काफ़ी ज़्यादा तनाव था और पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा था कि संभल में जो हिंसा चल रही है उसको तनाव को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और ईद के मौके पर इसीलिए ईदगाह में हज़ारों की संख्या में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम भाई हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज वो लोग ईद मना रहे हैं। यहाँ ईदगाह में जो नमाज है उसको हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है। तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के ज़रिए भी पूरे शहर में नज़र रखी गई है और बाकायदा फ्लैग मार्च भी किया गया। आप देखेंगे कि इस वक्त ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जा रही है और बाहर जो ईदगाह के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो संदेश है, जो अमन है संभल में, वही दुआ इस वक्त मांगी जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आपने पुनीत की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। ईद के मौके पर संभल की ईदगाह में सांसद जियाउर रहमान ने नमाज अदा की और उन्होंने पिछले दिनों हुई हिंसा में बेगुनाहों की रिहाई की भी दुआ मांगी है। वहीं संभल के डीएम ने शांतिपूर्ण नमाज के लिए समाज के हर वर्ग की तारीफ की है। मैंने अपने लोगों के इंसाफ के लिए मांगी, लोगों के जो बेगुनाह जेलों में उनकी रिहाई के लिए और इस संभल के में और प्रदेश और देश की तरक्की के लिए ये दुआ मांगी है। संभल में हिंसा हुई, पहली ईद पड़ी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ये आज ईद का मौका है, बतेरी मैंने इस चीज़ पे बात रखी है और आगे मौका लेगा तो फिर रखूंगा इंशाल्लाह। आज इस मौके पे बस मैं यही है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने सारे देशवासियों को और इस उम्मीद के साथ में कि इस हमारे यहाँ सब लोगों के साथ में आने वाले वक्त में इंसाफ मिले। हमने सभी से संवाद किया और इसी कारण से एक ईदगाह पर 50,000 से अधिक लोग उपस्थित थे और शांतिपूर्वक तरीके से और अपने उत्सव को मनाने के साथ उन्होंने नमाज संपन्न की। कोई काली पट्टी या पुराने कपड़े पहनने की जो भी चर्चाएं चली थी उस पर यहाँ पूर्ण विराम लगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह पहुंचे और लोगों को ईद की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो रहा। लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ऐशबाग में होने वाली मुख्य नमाज में महिलाओं ने भी नमाज अदा की। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद का त्योहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह मैदान में ब्रजेश पाठक के अलावा कई सियासी दलों के नेता पहुंचे और ईद की बधाई दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे और लोगों को ईद की बधाई दी। और भोपाल से एक अलग तस्वीर देखने को मिली। भोपाल में ईद की नमाज पर फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। फिलिस्तीन के समर्थन का बैनर लेकर नमाजी पहुंचे हुए थे। बैनर पर लिखा, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। नमाजियों के हाथों पर काली पट्टी भी बंधी हुई थी।
और भोपाल की ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जो ऐसी राजनीतिक बातें कर रहे हैं उनकी सोच पर तरस आता है। प्रदेश के मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज ईद के मौके पर भोपाल ईदगाह में जय फिलिस्तीन के न सिर्फ नारे लगे बल्कि झंडे भी लहराए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, आपने भी वो तस्वीरें देखी, जय फिलिस्तीन, क्या मतलब है? अरे मुझे आश्चर्य होता है, ईद में नमाज अदा करने जाओ, ये फालतू के काम क्यों कर रहे हो? पर इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत तो प्रियंका जी ने की थी ना, जब लोकतंत्र के पावन मंदिर में जाकर उन्होंने ये गंदगी फैलाई थी और वो बैग उठाकर घूमी थी जिसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे। ये मानसिकता तो वहीं से शुरू होती है ना। और हर समय कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति और चरमपंथियों को शेल्टर देने की राजनीति के कारण इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं। मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं, इस तरह से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इस समय इस तरह से इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग को फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल फिरका परस्ती की बात करोगे तो नुकसान ही होगा। इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दिक्कत क्या है, सदुद्दीन ओवैसी ने तो संसद में जय फिलिस्तीन का, यही तो मानसिकता है। दिक्कत तो ये गंदगी तो वही फैला रहे ना, चंद नेता। ईद के दिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया, हम नहीं चाहते कि दंगे हो। ममता बनर्जी ने कहा, आम लोग दंगों में शामिल नहीं होते, हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान देने को तैयार। आज लाल और गेरुआ एक हो गए, हम अकेले लड़ेंगे। पूरा है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है, जो लाल पार्टी पहले बड़ा मात्रा में आज लाल और गेरुआ एक हो गया। बोले दो हम लोग रहेगा, हम अकेला रहेगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारे जम से। आपका झूठा स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, आज कोई देख के माइनॉरिटी को देखिए आप पूछाते हैं। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी का धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ नहीं रहना। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। हमारे संवाददाता मोमिनपुरा की बड़ी जामा मस्जिद पहुंचे और नमाजियों से बात की। मोमिनपुरा नागपुर का वो इलाका है जहां पर 17 मार्च को हिंसा हुई थी। सर, आप बताएं कि ईद की नमाज हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस नमाज के बाद? आप लोगों ने क्या प्रार्थनाएं की? शांति के लिए दुआ मांगी गई है जी। देश शांति रहे, भाईचारे मिल करके रहे सब, और क्या चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने क्या दुआ मांगी? वही भाईचारा रहे, मोहब्बत बरकरार रहे। कुछ खुराफाती तत्व होते हैं जो समाज में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो आज यही दुआ मांगी गई कि नागपुर शहर में अमन, सुकून, चैन, शांति से सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे। हमारा जो हिंदुस्तान है इसको जो है सारी चीज़ों से हिफाजत करे अल्लाह पाक। लड़के पकड़े गए हैं जनाब, आप इस पर क्या कहेंगे कि बेकसूर नौजवानों को पकड़े, घरों से निकाल के लेके गए हैं, और पुलिस ने सिर्फ एक समुदाय पे कार्रवाई की है। और देखिए, आप ईद के मौके पर कई जगहों पर भाईचारे की मिसाल भी पेश की गई, नमाजियों पर फूल बरसाए गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में आज ईद का त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। ये मुसलमानों के लिए एक खास दिन होता है। ईद के मौके पर कई जगहों पर भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। कहीं नमाजियों का फूल देकर स्वागत किया गया, तो कहीं उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए। मुंबई में ईद के मौके पर पुलिस ने भाईचारे का संदेश दिया। दादर के कबूतर खाने में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने आए नमाजियों को पुलिस ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। ये सम्मान और सद्भावना का प्रतीक था। राजस्थान के जयपुर में भी बेहद खास नज़ारा दिखा, जहां हिंदू संगठनों के लोगों ने नमाजियों पर फूल बरसाए। भगवा कुर्ता और कंधे पर भगवा गमछा लिए लोग गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को नमाजियों पर बरसाते दिखे। इस दौरान सैकड़ों नमाजी मौजूद थे और लोग उन पर फूल की बारिश कर रहे थे। नमाजियों पर फूल बरसाए जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे भारत में सांप्रदायिक एकता की मिसाल बता रहे हैं। ये आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की तरफ से आयोजित किया गया था।
इधर महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद में हुए विस्फोट मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की है। बीड जिले में एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल करके धमाका किया गया, जिससे उसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने उसको सख्त कानून लगा करके ब्लास्ट जो लोग जो है आतंक फैला रहे हैं, उस तरह का कानून उन पर तुरंत लगाइए, अनाउंस कीजिए कि लगाया गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है। तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ UAPA का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। और सजा इन्हीं को नहीं, सजा उन भी बीजेपी नेताओं को मिलनी चाहिए जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। देखिए आपकी नफरत का नतीजा क्या हो रहा है। बीड के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मस्जिद में धमाके से पहले आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा है और मराठी गाना सुन रहा है। वीडियो में उसने एक हाथ से जिलेटिन की छड़ें पकड़ी हुई हैं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। बीजेपी RSS के लोग जनता को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण कर रही है। सोनिया ने केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को भी कमजोर कर रही है। इस लेख में 89,000 स्कूल के बंद होने, बीजेपी RSS से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। इसमें शिक्षा प्रणाली को जन सेवा की भावना से वंचित रखा गया और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी ने लिखा कि 2019 से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। इस बैठक में केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्री भी शामिल होते हैं। बोर्ड की आखिरी बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। सोनिया ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परामर्श की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना NAP 2020 को लागू कर दिया गया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी के पोस्ट पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का पलटवार भी सामने आया। पहले की शिक्षा पद्धति भारतीयों को गुलाम बनाने की थी, एक उन्होंने कहा है। अब शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। और सोनिया गांधी नई शिक्षा नीति की जानकारी ले, नई शिक्षा नीति का सपोर्ट करे सोनिया गांधी, ये भी उन्होंने कहा है। और देखिए लगातार सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा था उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी नई शिक्षा नीति की जानकारी ले और नई शिक्षा नीति भारतीयकरण को दर्शाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। और वहीं 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। 1 अप्रैल 2025 कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। आज आधी रात से टोल टैक्स की दरें भी बढ़ेंगी। आम जनता की जेब ढीली होने वाली है। बढ़े हुए टोल से रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लाखों छोटे बड़े वाहनों पर असर पड़ेगा।
टोल में बढ़ोतरी को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। अप्रैल 2025 से देश और हरियाणा में होने वाली टोल बढ़ोतरी भाजपा की लूट की छूट का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। साल में दो बार 1 अप्रैल और 1 जुलाई 2 बार होने वाली ये टोल बढ़ोतरी जो है वो भाजपाई विश्वासघात नहीं तो क्या है। कांग्रेस का आरोप है कि 10 साल के बीजेपी शासन में सालाना टोल कलेक्शन में 500% की वृद्धि हुई है। पार्टी का कहना है कि 2024-25 में सालाना टोल कलेक्शन लगभग 85,000 करोड़ सालाना तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर को में वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल उधमपुर पहुंचेंगे। वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे, उसका भी मुआयना करेंगे। वहाँ पर भी उसका लोकार्पण होगा और फिर वो कटरा पहुँच करके वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इस क्षेत्र के लिए आधुनिक और कौशल रेल सेवा उपलब्ध होगी। जम्मू, कटरा, श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा से संचालित होगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन पर मरम्मत और नवीकरण का काम किया जा रहा है। इस उद्घाटन के साथ ही 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना भी पूरी हो जाएगी। हरियाणा के हिसार में महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह हो रहा है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। नहीं जलाई जाती है, ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना है। और सबसे पहला आयुष विद्यालय अगर कहीं बना तो अपने हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हो, जनता की सुख सुविधा भी बढ़ा रहे हो, गरीबों को भी आगे लाने का काम कर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो। ढेर सारे काम है, आज विषय नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने का, परंतु मैं 2 आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावा 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी को देखते हुए वाशी में जिलाधिकारी ने हजारों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द कर दिए और फिर जांच के आदेश भी दे दिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र पुलिस ऐसे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कर रही है जो फर्जी कागजात बनवाकर सालों से भारत में रह रहे हैं। महाराष्ट्र की वाशिम में जिलाधिकारी ने 3063 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द करके फिर से जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि 11 अगस्त 2023 से अभी तक तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारियों ने जो 3063 जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए उसे रद्द किया जाए। डीएम ने इन प्रमाण पत्रों की फिर से जांच करने को कहा है। राज्य के कई जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संदेह के बाद यह आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई जिलों में फर्जी दस्तावेज का खुलासा हुआ। सैकड़ों बांग्लादेशी फर्जी आधार, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड बनवाकर सालों से अवैध रूप से रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो कौन सा सिंडिकेट है जो इन बांग्लादेशियों को फेक डॉक्यूमेंट बनाकर भारत का नागरिक बना रहा है और भारत में आने के बाद ये बांग्लादेशी किन गतिविधियों में शामिल हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक नया इतिहास रच दिया गया है। पहली बार अध्यक्ष सहित 3 मुख्य पदों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आप देखिए। अखिल विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणाली अध्यक्ष बनी है। महासचिव पद पर सलोनी राज और कोषाध्यक्ष पद पर सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। 107 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष पद पर जीती है। मैथिली मृणाली की 556 मतों से जीत हुई। उन्हें कुल 3524 मत प्राप्त हुए। यहाँ पे उपस्थित हर एक इंसान जो है वो शायद शब्दों में अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाएगा। सेम गोज विद मी, जितनी खुशी आपको चेहरे पर दिख रही है, यकीन मानिए खुशी उससे 100 गुना ज्यादा हमारे भीतर है। छात्रों के जो वेलफेयर है तो उसमें जो हाइजीन और जो मेंटेनेंस का इशू है वो आएगा। उसके बाद जो हॉस्टल्स, जो रेसिडेंट्स हैं वो आएंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं ग्रास रूट लेवल के उस पर काम कर ले, उसके बाद फिर कुछ बहुत बड़ा किया जाए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में करीब 45% मतदान हुआ था। निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार ने उपाध्यक्ष पद से जीत हासिल की है। महासचिव पद से निर्दलीय सलोनी राज जीती हैं। एनएसयूआई के रोहन सिंह संयुक्त सचिव और एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। और अब खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में ताला कारीगर को 11 करोड़ का नोटिस आया है। आयकर विभाग ने ताला कारीगर को 11 करोड़ का नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स विभाग ने आर्थिक तंगी से जूझ रहा है ताला कारीगर योगेश, लेकिन अब ये देखकर वो चौंक गया क्योंकि 11 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया। आयकर विभाग से नोटिस आया है। जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने। 11 करोड़ 11 लाख का मैं मातम हो गया हमारे घर में। इस तरह का चल रहा है माहौल में घर में इस वक्त। अब किस चीज से सलाह ली, वकील से सलाह ली तो पैसे 100 रुपए भी मेरी नहीं दूं फीस के। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस हिरासत के दौरान महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। मृतक आरोपी के परिजनों ने थाने के बाहर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने चक्का जाम कर भी विरोध जताया। तो ये देखिए थाने के बाहर किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। आजमगढ़ का ये मामला, मृतक के परिजनों ने ये हंगामा किया है। छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद ये बवाल हुआ है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इसके बाद बाहर ये तोड़फोड़ और हंगामा हुआ है। साहब पुलिस लोग फांसी लगा के और लड़का के मुआ के तरवा का थाना लड़का के पता न कहाँ होकर बाडी भेज देना, बाडी देत ना बाडी मिलत ना एकदम। क्या था पूरा मामला, क्या था? लड़की वाली। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? अमान चाहते कि जैसे वो लड़का फांसी लेके मारा। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आबकारी विभाग ने वेयरहाउस में एक्सपायरी हो चुकी करीब 2 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान करीबन 4800 पेटी शराब नष्ट की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस मामले को लेकर बताया गया कि नष्ट कराई गई बियर पिछले 6 माह से रखी हुई थी, जो नहीं बिक पाई। चूंकि बियर को 6 महीने की अवधि के बाद सेवन के योग्य नहीं माना जाता, इसलिए इसे नष्ट करने का नियम है। आबकारी विभाग ने संबंधित कंपनियों से संपर्क किया था। कुछ कंपनियों ने शराब की बोतल वापस मांगी थी, जिनके लिए शराब की बोतल को खाली कराया गया। बाकी शराब की बोतल को मैदान में बिछाकर बुलडोजर से नष्ट किया गया। यहाँ पर शासकीय शराब गोदाम में विभिन्न प्रकार की शराबें जो कुछ एक्सपायरी के कारण या कुछ लेबल का टाइम निकलने के कारण यहाँ पर उनका नष्टीकरण किया जा रहा है। और शासन के सभी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में लगभग 2 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। वेयरहाउस में एक्सपायर्ड हो चुकी 1 करोड़ 81 लाख कीमत की बियर और शराब का विनष्टीकरण कराया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नियम के मुताबिक समय समय पर विभाग द्वारा एक्सपायर्ड शराब को नष्ट किया जाता है। इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
प्रधानमंत्री जनधन योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना ने भारत में बैंकिंग को कैसे बदल दिया, ये रिपोर्ट आप देखिए। पहले हर किसी के पास बैंक में खाते नहीं हुआ करते थे। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को बैंकों के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी। बैंकों में खाते खुलवाने के लिए काफी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के लागू होने के बाद से सब कुछ आसान हो गया। अभी तक करोड़ों लोगों के खाते खुल चुके हैं। 28 अगस्त 2014 को जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई है, तब से बैंकों में खाता खोलना आसान हो गया है। जनवरी 2015 तक 12.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे और जनवरी 2025 तक ये संख्या बढ़कर 54.5 करोड़ हो गई, जिसमें से 61% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इस योजना से बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है। आंकड़ों के अनुसार 2013 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8% घरों के पास बैंक खाते थे, वहीं 2019 तक ये आंकड़ा 97.8% तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच 79.5% से बढ़कर 96.9% हो गई।